नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल एनिमी कॉर्नर में। आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। ये जो हिस्ट्री की एक सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज आप लोगों के साथ एक हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की जा रही है। इस हिस्ट्री के सीरीज में आज हम आपसे एक एक टॉपिक हिस्ट्री के उठाएंगे। आपको जैसा कि पता है कि जो हिस्ट्री अपने आप में एक सब्जेक्ट नहीं है, ये कोई एक विषय नहीं है, बल्कि हिस्ट्री एक अपने आप में एक विज्ञान है। हिस्ट्री अपने आप में एक विज्ञान है, तो इसलिए कहा गया है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। इतिहास के कुछ नियम होते हैं, इतिहास उन्हीं नियमों से चलता है। इसलिए कई महापुरुषों के बारे में कहा गया है कि इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता है और फिर दोहराएगा। तो इतिहास को आप इतिहास की तरह नहीं, इतिहास को आप विज्ञान की तरह देखें, एक साइंस की तरह देखें। जब तक आप हिस्ट्री में एक थीम से बात नहीं करेंगे, हिस्ट्री पढ़ते समय आपके पास एक थीम होनी चाहिए, आपके पास एक विजन होना चाहिए। उस विजन के साथ अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो निश्चित आपको इतिहास इतिहास नहीं बल्कि एक साइंस लगेगा। तो आइए हम आपके साथ इतिहास को साइंस बनाने का एक प्रयास करते हैं आप सभी मित्रों के साथ। देखिए, इंट्रो टू देखिए हम जो आज बात करेंगे इतिहास में, इंट्रो टू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री की, कि इसमें हम इंट्रो देंगे आपको कैसे कैसे है। देखिए, इतिहास को जो अब तक हम पढ़ते हैं अपने ट्रेडिशन में तीन भागों में बांटकर, जिसे पहला बोलते हैं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इतिहास ऐसा कुछ होता नहीं है कि प्राचीन हो, मध्य हो। इतिहास का अर्थ ही है कि पुराना, कि जो जो चीज़ बीत चुका है, बीता हुआ, वही इतिहास है। तो इसमें क्या पुराना बीता हुआ, क्या नया बीता हुआ, तो हम इतिहास को इस दायरे से बाहर रखेंगे। लेकिन जब हम इतिहास का अध्ययन करेंगे आप लोगों के साथ, तो हम जिन बिंदुओं पे आपसे बात करेंगे उनमें सबसे पहले क्या होगा इसकी हम बात करेंगे। तो आपको हमने जो बताया कि इतिहास को हम तीन चरणों में जरूर किताबों के आधार पर ही बांटेंगे। पहला होगा प्राचीन इतिहास, उसके बाद हम बात करेंगे मध्यकालीन और फिर होगा आधुनिक। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको इतिहास में अपनी कॉन्सेप्ट को और इंटरेस्ट को बनाना है तो इतिहास को इन तीन चरणों से परे रखना होगा आपको, क्योंकि इतिहास एक थीम है। इतिहास अपने आप में एक थीम पे काम करती है, और उसी थीम को अगर आपने पकड़ लिया, उसी थीम को आपने पकड़ लिया, तो आप देखेंगे कोई मध्यकालीन, कोई आधुनिक और कोई प्राचीन इतिहास नहीं होता। एक सीक्वेंस है। आप देखेंगे कि एक घटना के बाद दूसरी घटना घटती है। अगर आप देखेंगे हड़प्पा के बाद वैदिक, वैदिक के बाद 600 BC, 600 BC के बाद महाजनपदों का उदय। एक सीक्वेंस चलता चला जाता है, चाहे वो अकबर के काल के बाद देखें, चाहे मुगल काल देखें या मुगल काल के बाद देखें, एक सीक्वेंस लगातार एक सीक्वेंस चलता है। तो इतिहास को बांटे ना, इतिहास को इतिहास की तरह देखें। आइए आज हम जो शुरू करेंगे आपसे, उन जो आपके जो ट्रेडिशन के अनुसार, जिस अनुसार आप बांटते हैं प्राचीन इतिहास, तो प्राचीन इतिहास ही हम स्टार्ट करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री में हम किन बिंदुओं को आज बात करेंगे या किन टॉपिकों को हम कवर करेंगे, उसकी पहले आपसे बात कर लें। देखिए, सबसे पहले हमारी जो बात होगी आपसे, वो प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर, यानी आप जो कहें आप लोगों की भाषा में, जिसे हमने चैप्टर के रूप में बांटा है, टोटल 8 चैप्टर है। 8 चैप्टर को कवर करने के लिए हम 8 से 10 वीडियो लेकर आएंगे मैक्सिमम, जिसमें ये 8 से 10 चैप्टर कवर होंगे। तो इन 8 से 10 वीडियो में जिन चैप्टर के अनुसार हम बात करेंगे आपसे, उसमें पहला होगा प्रागैतिहासिक काल। लेकिन हमारी ये लक्ष्य होगा, हमारा ये टारगेट होगा कि इन 8 चैप्टरों से बात करते समय हम चैप्टर वाइज नहीं बल्कि थीम वाइज बात करें। आइए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल पर। उसके बाद हमारी जो चर्चा होगी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, जिसे आप जानते हैं। उसके बाद हम अगले टॉपिक पे जो मूव करेंगे वो होगा वैदिक काल। सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है भारतीय धर्म और दर्शन, इंडियन फिलोसफी, इंडियन रिलीजन एंड फिलोसफी। ये एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से हर एग्जाम में 2 प्रश्न आते हैं। हर एग्जाम में नेसेसरी है, आने ही आने हैं। आप वैदिक काल, आप हड़प्पा सभ्यता, आप प्रागैतिहासिक काल से अगर तीनों से देखें तो यहाँ से 2 प्रश्न, लेकिन केवल इससे 2 प्रश्न आएंगे। केवल भारतीय धर्म और दर्शन से 2 प्रश्न ही आते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। उसके बाद आपसे हम बात करेंगे महाजनपद के उदय और मगध की उत्कर्ष के बारे में। मगध जो महाजनपदों में सबसे मुख्य था, और मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर काल के बारे में बात करेंगे।
अगला जो हमारा चैप्टर होगा गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल के बारे में। उसके बाद हम फिर जो मध्यकाल इसे आप बांटते हैं, उसके पहले वाला जो काल था उसे हम राजपूत काल या पूर्व मध्यकाल के रूप में जानते हैं, तो उसमें भी हम आपसे बात करेंगे। आज हमारी जो आपसे चर्चा हमारी डिसाइड हुई है, वो चर्चा हमने निर्धारित की है कि हम बात करेंगे आपसे प्राचीन इतिहास के बारे में। प्राचीन इतिहास में हमारा जो चैप्टर हमने आपको बताया कि चैप्टर के अनुसार आपने बांटने की कोशिश की, तो बिल्कुल आपको हमने बता दिया कि हम किस चैप्टर पे होंगे। हमारा चैप्टर होगा प्रागैतिहासिक काल। तो आप पहले ये इतिहास को समझने के लिए आप पहले ये समझ लें कि जो इतिहास होता है या प्रागैतिहासिक काल, ये होता क्या है, किस आधार पर बांटा जाता है। देखिए, जो हमारी हिस्ट्री है वो लिखी जाती है। वो क्या होती है? लिखी जाती है। यानी लिखे का मतलब होता है लेखन, स्क्रिप्ट। यानी इतिहास को लेखन के आधार पर ही बांटा गया है कि क्या लिखा गया है, क्या नहीं लिखा गया है। हम बात नहीं करते, अक्सर आप लोगों को कोई हुई होती कोई बात, हम कहते कहीं लिखा हुआ है, यानी जो लिखा है वो अथोराइज्ड है, जो नहीं लिखा है वो अनऑथोराइज्ड है। तो क्या लिखा है क्या नहीं, जो लिखा गया है उसे हम लोग ऐतिहासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक। और जो नहीं लिखा है उसे हम आद्य ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक में डिवाइड करते हैं। यानी अगर देखें तो जो लेखन है, जो स्क्रिप्ट है, सबसे पहले अगर लेखन की बात करें तो लेखन में 3 तरह का हो सकता है। एक वो कि जब मानव का विकास चल रहा था, जब मानव धीरे धीरे आदि मानव से मानव बनने के क्रम में था, तो उस समय वो स्क्रिप्ट सीख रहा था, लेखन शैली सीख रहा था। वह उस समय लेखन शैली को सीख रहा था। तो लेखन शैली सीखते समय मनुष्य को अगर देखा जाए तो 3 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक पहला भाग होगा जिस भाग में मनुष्य के पास लेखन का ज्ञान नहीं था, कि वो लिखना जानता ही नहीं था। लेकिन दूसरा भाग ऐसा होगा कि वो लिखना तो जानता था, लेकिन वो जिस भाषा में, जिस लिपि में वो लिखा, उसे हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। उसे हम अभी तक पढ़ ही नहीं पाए हैं कि कैसे लिखा है उसने। और जो तीसरा हमारा खंड है जिसे उसने लिखा भी है और हमने पढ़ा भी है। तो ये इस आधार पर 3 भागों में बांटेंगे। पहला क्या होगा कि लेखन शैली उसके पास नहीं थी, लिखना ही नहीं जानता था, वो लिखना जानता ही नहीं था। दूसरा, वो लिखना तो जानता था लेकिन उसका लिखा हुआ अभी आज तक हम पढ़ ही नहीं पाए हैं। जो उसने लिख दिया आज तक हम पढ़ ही नहीं पाए। उसने क्या लिखा, उसकी लिपि क्या थी, उसकी स्क्रिप्ट क्या थी, उसके अक्षर क्या थे, किसका संदर्भ कैसा था, क्या वो पिक्टोग्राफिक शैली तो नहीं थी, क्या वो आपके भाव तो नहीं लिखते थे, ये हम आज तक समझ ही नहीं पाए। ऐसे में दूसरी जो अंतिम जो हमारी आई वो थी कि जिसने लिखा और उसको हमने समझा और सही उसका व्याख्या भी की, वो होता है तीसरा भाग। तो अगर देखें इन 3 भागों में अध्ययन करते समय जो पहला अध्ययन जहाँ पे स्क्रिप्ट का ज्ञान ही नहीं था, इसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। यह है प्रागैतिहासिक काल। जहाँ पे स्क्रिप्ट का ज्ञान नहीं था वही है प्रागैतिहासिक काल। तो हमारी चर्चा आपसे इसी खंड पे आज होगी। लेकिन जहाँ पे स्क्रिप्ट का ज्ञान तो था लेकिन उस स्क्रिप्ट को हम पढ़ नहीं पाए हैं, वो है इसका एग्जाम्पल आप आद्य ऐतिहासिक काल देखेंगे। क्या नाम है? आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें आप देखेंगे तो आपकी हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन इसी में आती है, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। वो लिखे तो थे, उनके अक्षर तो थे, उनके समाज सोसाइटी को हम समझे जरूर, लेकिन उनके लेखन से नहीं, उनके वस्तुओं के अध्ययन से समझे हैं। यानी जिनका लिखा हम समझ नहीं पाए, उसका भी हमारे पास उदाहरण है, वो आद्य ऐतिहासिक काल है। इसमें हड़प्पा सभ्यता की हम बात करते हैं। लेकिन अगर देखें तो ऐतिहासिक काल जिन्होंने लिखा और उन्हें बखूबी हमने उसे समझा, ऐसा है ऐतिहासिक काल, यानी जिनकी लेखन की हमें ज्ञान हुआ। तो जितनी अगर चीज़ें स्पष्ट हैं तो एक बार आपसे हम रूबरू फिर से करा देते हैं इनको। आप देखेंगे जो हमारा प्रागैतिहासिक काल था, जो मानव था, कुछ इस तरह से उनका विकास हुआ। आप पिक्चर में देख रहे होंगे, चित्र में देख रहे होंगे कि ये जो मनुष्य था, ये जो व्यक्ति मनुष्य है, ये आदि मानव है।
यानी ये मनुष्य के गुण इसके अंतर्गत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे विकास के क्रम में अगर आप देखेंगे तो जैसे आगे बढ़ेंगे, जो सेकंड स्टेप का मनुष्य आपको दिख रहा है, इसके अंदर कुछ मनुष्य के गुण आए और ये 2 पैरों पे चलना स्टार्ट हुआ। हालांकि इसके रीढ़ की हड्डी अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी वर्तमान की तरह, और ये झुक कर चलता था। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो जो मनुष्य आया उसकी रीढ़ की हड्डी भी दूर हुई, और जो इसके हाथ के अंगूठे थे, पंजे से अंगूठे अलग हुए, और उसके बाद जो अगला फेज डेवलप हुआ वो था आधुनिक मानव का, जिसे होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं। अगर आप देखें तो आपको जो सेकंड इमेज दिख रही है, जो सेकंड इमेज इस तरफ दिख रही है, ये एक आदि मानव की है, एक आदि मानव की है जो अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं। कैसी? खास करके भोजन बनाने की, भोजन की। देखिए इसके हाथ में अगर आप दिख रहा होगा तो कच्चा मांस है। ये एक पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है, और ये इनके पास एक हथियार है। ये आप देखेंगे जो मध्यकाल है, जो मध्य पाषाण काल है, या पाषाण काल है, या नव पाषाण काल है, उन तीनों से ये इमेज रिलेट करती है। इतनी चीजें आप यहाँ पे देखें। तो आइए एक बार इनसे थोड़े से हम आगे परिचय कर लेते हैं, लेकिन पहले इतिहास के जो डिवीजन हमने बताया उसे आप समझ लें। देखिए हमने बताया कि जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें हम बात करने से पहले हमने बताया कि इतिहास को हम 3 रूपों में अध्ययन करते हैं। पहला जो होता है फिर प्रागैतिहासिक काल, हमने उसे डिवाइड किया लेखन शैली के आधार पे। जिनका लेखन से परिचय नहीं था, जो लेखन के बारे में नहीं जानते थे, उन्हें प्रागैतिहासिक काल कहा गया। इसी में ये काल मानव उत्पत्ति से लेकर 3000 BC तक चलता रहा। मानव की जो उत्पत्ति हुई, जब मानव उत्पन्न हुआ, जब से उससे लेकर 3000 साल तक ये काल चला। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो काल था प्रागैतिहासिक काल ही है, क्योंकि जो मनुष्य की उत्पत्ति है वो 26 लाख वर्ष पहले से मानी जाती है। आपने सुना होगा एक रिफ्ट वैली का सिद्धांत, कि मनुष्य का जो प्रसार हुआ है वो रिफ्ट की घाटी से हुआ है। हालांकि अलग अलग जो इतिहासकार है, वो विद्वान है, अलग अलग मानते हैं। कुछ कहते हैं कि जो मनुष्य का प्रसार वहाँ से न होकर बल्कि यूरेशिया के क्षेत्रों से हुआ है, भूमध्य सागर के क्षेत्रों से हुआ है, जबकि कुछ कहते हैं कि मनुष्य का विकास अपने खुद के क्षेत्रीय क्षेत्रों से हुआ है। तो ये हमें जीएस का हमारा टॉपिक नहीं है, जीएस में इतनी चीज़ें जानने आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से देखें तो आप जो प्रागैतिहासिक काल था, यहाँ पर मनुष्य को लेखन का ज्ञान नहीं था। यहाँ पे जो आदि मानव थे उनको लेखन का ज्ञान नहीं था। ऐसे में जो काल बना उसे हम प्रागैतिहासिक काल के रूप में जानते हैं। उसके बाद लेखन का जिनको ज्ञान हुआ, लेकिन उन्हें लिखी तो लेकिन उनकी लिपि हमने पढ़ नहीं पाई, उसे हम कहते हैं आद्यैतिहासिक काल। इसमें हमारे पास 2 काल हैं, एक हड़प्पा है और एक वैदिक काल। हड़प्पा सभ्यता है और वैदिक संस्कृति है। लेकिन वैदिक संस्कृति में भी अगर देखेंगे कुछ चीज़ें हमें स्पष्ट है। 600 BC या 500 BC के बाद जो काल हुआ, वहाँ तक अगर देखेंगे 5वीं शताब्दी से लेकर अगर हम देख लें तो ये चीज़ें आपको ऐतिहासिक काल में आती हैं, जिनके लेखन से भी परिचय था और लिखा उन्होंने भी खूब, और उनके जो लिखी हुई चीज़ें थी उन्हें हमने पढ़ा भी। इतनी चीज़ें अगर आपको यहाँ पे आई हो समझ में, तो अब हम आते हैं पाषाण काल के या पाषाण युग में। जो डिवीजन होता है, जो अलग अलग भाग बने हैं पूरा पाषाण, आपको उनकी बात करते हैं। देखिए आपको एक इमेज दिख रही होगी, इसमें कुछ पत्थर दिख रहे हैं। ये वास्तव में पत्थर न होकर ये औजार है। क्या है? औजार है। किन के औजार है? जी हाँ, आदि मानव के औजार हैं। जो हमारे आदि मानव हुआ करते थे वो उनके औजार हैं, या जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे ये उनके औजार हैं। देखिए जब प्रागैतिहासिक काल का हम अध्ययन करेंगे तो उसको हम प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटते हैं। जो पहला भाग हमारा है, जो पहला भाग है उसे हम पूरा पाषाण काल मानते हैं। पाषाण काल के पहले जो पूरा पाषाण काल, और दूसरा जो पार्ट है उसे मध्य पाषाण काल, और तीसरे को नव पाषाण काल। इसमें भी अगर देखा जाए इन तीनों के फेज में जो मनुष्य का डेवलपमेंट था वो कुछ इस तरह से था। आप देखेंगे कि ये जो फेज यहाँ तक है ये पूरा पाषाण काल का डेवलपमेंट है, और ये मध्य पाषाण काल का डेवलपमेंट है, और ये नव पाषाण काल का। यानी अगर तीनों में देखा जाए तो मनुष्य जो उपलब्धियों के शिखर पर पहुंचा इन तीनों कालों में, तो नव पाषाण काल था। चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वो अनुभव के क्षेत्र में हो, चाहे शिकार के क्षेत्र में हो, चाहे भोजन के क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्र में वो नव पाषाण काल में ही चरम पे पहुंचा है। यानी
ये जो दो पाषाण काल थे मनुष्य, इसमें ये तीनों कालों में मनुष्य सीखने के दौर में था, और हालांकि मनुष्य अभी भी सीख ही रहा है, लेकिन उसके क्षेत्र बदल गए हैं। तो आप देखेंगे कि जो औजार बनाते थे, जो पूरा पाषाण काल में जो औजार बने, वो पूरा पाषाण काल में औजार बनाए गए थे काफ़ी चौड़े, काफ़ी भथुरे, यानी उनमें धार नहीं होती थी। एक शब्द है धार, उनमें धार नहीं हुआ करती थी, यानी जो औजार होते थे काफ़ी भथुरे हुआ करते थे। आप देखेंगे तो ये जो पूरा पाषाण काल, अभी पूरा पाषाण काल की ही बात कर रहे हैं आपसे, जो पूरा पाषाण काल के लोग थे वो अपना जो भोजन हुआ करता है, जो भोजन हुआ करता था, ये शिकार पर निर्भर उनका था, कि जैसे शिकार करते थे उसे शिकार करके उसे मारते, उसका उसी का कच्चा भोजन किया करते थे, पकाते नहीं थे ये। अब इस काल में अगर देखा जाए तो पूरा पाषाण काल में भी 3 पाषाण काल की हम बात कर लें तो शायद और चीज़ें समझ में आएगी आपको। 3 पाषाण काल, एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पूरा पाषाण काल और एक उच्च पूरा पाषाण काल। देखिए, जो पूरा पाषाण काल में सबसे निम्न स्तर का था, सबसे पहले स्टार्टिंग फेज थी, वो उसे हम आप देखेंगे तो निम्न पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। इसमें चापर नाम की एक हथियार हुआ करता था, जिसकी इमेज आपको दिख रही है। ये पत्थर के औजार हुआ करते थे या हड्डी के औजार बनाए जाते थे। यहाँ इस समय 2 ही औजार बनते थे, या पत्थर या हड्डी के, और ये दोनों औजार काफ़ी भथुरे हुए करते थे, काफ़ी चौड़े हुए करते थे। इसे शिकार को काटना आसान नहीं था, मारना जरूर आसान था। यहाँ पर एक संस्कृति का डेवलप हुआ, जिसे इसी औजारों के नाम से ही जाना जाता था। इसे बोलते थे चापर चॉपिंग। चॉपर चॉपिंग एक पेबुल संस्कृति जो डेवलप हुई, वो इसी काल को ही कहा जाता है। अगर देखें इसके जो अवशेष मिले हैं, इस जो पूरा पाषाण काल के जो अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं पूरा पाषाण काल के, वो हमको पूरा पाषाण काल में विशेष रूप से हम बात कर रहे हैं निम्न पूरा पाषाण काल की। निम्न पूरा पाषाण के जो अवशेष मिले हैं, जी आपको जानना। अब तक जो हमने कहानी बताई, ये कहानी आपसे नहीं पूछी जाएगी। पूछी जाएगी क्या, जो बता रहे हैं अब, कि इसके जो अवशेष कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं सोहन घाटी से। सोहन घाटी जानना जरूरी है कि ये जो अवशेष मिले हैं सोहन घाटी से, इसे ही सोहन संस्कृति कहते हैं। और ये अवस्थित है कहाँ पर, ये है पंजाब। पंजाब में कौन सा हिस्सा, पाकिस्तान का पंजाब, ना कि भारत का पंजाब। पाकिस्तान में जो पंजाब वाला क्षेत्र है, वहाँ पे घाटी है सोहन घाटी के नाम से जिसे जाना जाता है, और वहीं पे ये इसके अवशेष मिले हुए हैं। इसी समय जो एक चापर हथियार के अलावा जो अन्य प्रकार के औजार का यूज किया करते थे जो लोग, उन्हें हैंड एक्स बोलते हैं, यानी कुल्हाड़ी की तरह, और उनकी संस्कृति कुल्हाड़ी संस्कृति के नाम से जाना जाता है। जिसके जो आप देखेंगे, जिसके अवशेष आपको अतिरमपक्कम से मिले हैं। अतिरमपक्कम ये अवस्थित कहाँ है, ये है आपके तमिलनाडु में, चेन्नई या मद्रास के पास। अब देखें तो इस संस्कृति को, जो हैंड एक्स की संस्कृति है, इसे मद्रासी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम मद्रासी संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। अभी आपको हम मैप में दिखाएंगे कि ये कहाँ पे अवस्थित था, लेकिन थोड़े से सब्र की आपकी आवश्यकता यहाँ पर है। अब यहाँ से अगर कुछ चीज़ें हम आपको और बताएं तो वो चीज़ें क्या है कि आपने यहाँ पे देखा कि जो पूरा पाषाण में निम्न पूरा पाषाण काल था, उसमें 2 प्रकार की संस्कृति का विकास हुआ। एक था सोहन घाटी संस्कृति और एक था हैंडेक्स संस्कृति, या फिर जिन्हें चापर चामिंग पेबुल संस्कृति के नाम से जाना जाता है सोहन घाटी को, और दूसरा था हैंडेक्स संस्कृति जिसे मद्रासी संस्कृति के नाम से जानते हैं। ये 2 संस्कृति पूरा पाषाण काल में कि निम्न पूरा पाषाण काल में विकसित हुई। उसके बाद अगर आपको हम बात करें तो जो सामने आया हमारे, वो था मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इनकी भी हम आपसे चर्चा अभी ही कर लेते हैं कि देखिए, जो मध्य पूरा पाषाण काल था, उसमें जो औजार हुआ करते, जो हथियार हुआ करते थे, उनमें जो हथियार जो पत्थर के बनाए जाते थे, इन पत्थर के हथियारों में धार आनी शुरू हो गई, यानी ये धारदार होने शुरू हो गए। लेकिन इन कंपेरिजन टू उच्च पूरा पाषाण काल में इनके धार कम हुआ करती थी, यानी ये धार का ही एक क्रम है। तो देखेंगे जो मध्य पूरा पाषाण काल है, इसमें पत्थर के फलक यानी खुरचुनी जो पतली होती है, खुरचुनी जैसे हथियार बनने शुरू हो गए मध्य पूरा पाषाण काल में। और इसके जो अवशेष मिले, इसके अवशेष आप गंगा की घाटी में देख सकते हैं, इसके अवशेष असम में देख सकते हैं, इसके अवशेष सिक्किम में, केरल जैसे राज्य में भी इसके अवशेष मिलते हैं मध्य पूरा पाषाण काल के। लेकिन अगर यहाँ से
एक चीज और हम समझे, एक चीज और समझे, जो उच्च पुरापाषाण काल था, जो उच्च पुरापाषाण काल था, उसके भी अवशेष कहाँ कहाँ से मिले। हमने बता दें आपको एक बार फिर कि पुरापाषाण काल को 3 भागों में हमने डिवाइड किया। कौन कौन से? निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण। उच्च पुरापाषाण जो था, यहाँ पे ही ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आधुनिक मानव होमो सेपियंस, उसका उद्भव यहीं से हुआ है। क्योंकि अंदर से भी प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं, तो हमने सोचा कि कवर कर लें ये चीज़ें, जिससे आपको कहीं से भी प्रश्न छूटे ना। तो होमो सेपियंस, आपको एक फैक्ट यहाँ जानना महत्वपूर्ण है कि जो होमो सेपियंस था, उसका जो उद्भव उच्च पुरापाषाण काल में ही हुआ है। यहाँ पे जो उपकरण यूज करते थे वो चाकू की तरह हथियार, तछनी यूज किया करते थे। ये एक विशिष्ट प्रकार का औजार है तछनी। और इसके जो अवशेष मिले हैं आप देखेंगे, इसके भी अवशेष आपको मिलेंगे बेलन घाटी। बेलन घाटी आपको एक हमने बताया सोहन घाटी, सोहन घाटी में निम्न पुरापाषाण काल के अवशेष हैं और बेलन घाटी में उच्च पुरापाषाण काल के अवशेष हैं। उच्च पुरापाषाण में बेलन घाटी है, यह है आपके इलाहाबाद के पास। इलाहाबाद जो शहर है जहाँ पे बच्चे तैयारी करते हैं, जहाँ से हम सब आप बिलोंग करते हैं, उसी के पास ये है। अब देखेंगे इसी काल में अगर आपने एक चीज सुना होगा कि मध्य प्रदेश में एक पेंटिंग बहुत बड़ी मिली है गुफाओं में, जिसका नाम है भीमबेटका। भीमबेटका की जो पेंटिंग हुई थी वो उच्च पुरापाषाण काल की ही पेंटिंग है, उच्च पुरापाषाण काल की। यानी ये चीज तो स्पष्ट हुआ कि अगर ये, अच्छा एक कथन आप देख लीजिए कि ये जो पेंटिंग हुई है कहाँ पे हुई है? गुफा में। यानी एक चीज तो स्पष्ट हुआ कि मनुष्य उस समय पेंटिंग में रुचि लेना शुरू किया। दूसरी चीज, ये गुफा में हुई है, अतः मनुष्य गुफाओं में भी रहना शुरू कर दिया था। यानी इससे 2 निष्कर्ष निकल के क्या आते हैं भीमबेटका से, कि इस समय मनुष्य गुफा में रहना शुरू कर दिया था उच्च पुरापाषाण काल तक आते आते। दूसरी चीज, मनुष्य ने अपने इंटरटेन के लिए उन्होंने अपनी जो अपनी एक्टिविटी थी उन्हें बहलाने के लिए वो पेंटिंग करना, चित्रकारी करना शुरू कर दिया था। इतनी चीजें आप इस चीज से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और अगर देखें तो जो बेलन घाटी है, जो बेलन घाटी इलाहाबाद की है, वहाँ से एक हड्डी की निर्मित नारी की मूर्ति मिली है, हड्डी की बनाई हुई एक नारी मिली हुई है। तो ये चीज़ें आपको बेलन घाटी में मिल सकती हैं। अब जो चीज़ें आपको हम यहाँ से दिखाएंगे उसे हम पहले आपको हमारे समझ में पीपीटी आपको हम अध्ययन करा देते हैं। यहाँ पे जितनी पीपीटी हमने आपको कराई है देख लीजिए। प्रागैतिहासिक काल को हमने बांटा पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में हमने बताया कि मनुष्य भोजन शिकार पर निर्भर हुआ करता था, यहाँ जीवन अस्थिर था, मनुष्य दौड़ता रहता था। और जब इसको हमने बांटा पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा, एक निम्न पुरापाषाण काल, एक मध्य पुरापाषाण काल और एक उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल में चापर और चामिंग पेबुल संस्कृति का विकास हुआ, जिसे सोहन घाटी में इसके अवशेष मिले हुए हैं। और दूसरा एक हैंड एक्स संस्कृति हुई, जिसके अवशेष मद्रास के पास मिले हैं, जिसका लोकेशन है अतिकम्पक्कम, और वहाँ से जो संस्कृति हुई इसे मद्रासी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अब पुरापाषाण काल में दूसरा जो विकसित हुआ मध्य पुरापाषाण काल, उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे उपकरण जो थे वो थोड़े से धारदार हुए, और इनके जो अवशेष मिले गंगा घाटी, असम, सिक्किम, केरल के क्षेत्रों से मिले हुए हैं। उच्च पुरापाषाण काल में ये अगर देखें तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण था कि यहाँ पे आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस का उदय होना शुरू हो गया था। ये घटना इस होमो सेपियंस के उदय की जुड़ी हुई है उच्च पुरापाषाण काल से। अब अगर देखें तो यहाँ के उपकरण और भी धारदार होने शुरू हो गए, चाकू जैसे उपकरण के पास आना शुरू हो गए, और इनके अवशेष मिले हैं बेलन घाटी के लोहदा में। अगर देखा जाए तो हड्डी की नारी बनी हुई एक मूर्ति मिली है। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, भीमबेटका की गुफाएं जब आप पेंटिंग पढ़ेंगे कल्चर में तो आप देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण, बड़ी आकर्षक पेंटिंग उन्होंने की है, और उसे आप देखेंगे तो बहुत चीज़ें आप समझ पाएंगे अपने पुरातत्वों के बारे में, पुरा यानी जो आदिवासी जो हमारा जो पूर्वज है उनके बारे में। और चित्रकारी का प्रारंभ और गुफाओं में रहना मनुष्य यहाँ से शुरू कर दिया था। अब अगर चीजें आगे देखें तो आप यहाँ से देखिए जो मनुष्य है, ये आपको 2 इमेज दिख रही होंगी। इन दोनों इमेज में आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये कर क्या रहे हैं। देखिए ये जो पहला इमेज है, ये जो पहला इमेज आपको दिख रहा है, ये पहला इमेज दिख रहा है, इसमें मनुष्य आग की खोज कर रहा है, यानी आग को उत्पन्न कर रहा है। क्योंकि जो मनुष्य हुआ करते थे पहले आग से बहुत डरा करते थे, तो वो समझ नहीं पाते थे कि आग क्या है। लेकिन
एक बार रगड़ते रगड़ते ऐसे ही चिंगारी निकली और पास की रखी हुई जो चीज़ें थी खरपतवार, क्योंकि मनुष्य जंगलों में रहता था तो खरपतवार जलने शुरू हो गए। तो एकाएक दौड़ के भागा वहाँ से। तो उसे समझ में आया कि ये तो आग की चीज़ है। तो एक बार उसने अपने मांस को रखा और वहाँ पे मांस रखे हुए जो जो खरपतवार थे उसमें मांस जल गया और उसके पास खाने को नहीं था। उसने उसे जब खाया तो उसका टेस्ट उसे बहुत ही अच्छा लगा। जब टेस्ट अच्छा लगा तो वो समझा कि अगर हम ऐसे ही भून के इन्हें खाएं या जला कर खाएं तो शायद हमारे लिए और अच्छा है। तो धीरे धीरे वहाँ पे एक एक्सपीरियंस आया, एक अनुभव आया, एक अनुभव का विकास हुआ कि भोजन को पका के खाया जाए। ये एक जो आप देख रहे हैं डेवलपमेंट है, एक विकास है, एक फेज है डेवलपमेंट का। तो यहाँ पे अगर आप और देखें अवस्थाओं में तो आपको हम स्पष्ट रूप से दिखाना चाहेंगे कि जो मनुष्य है आप देखेंगे औजार पहले अपरिष्कृत हुआ करते थे, लेकिन जैसे अगला फेज आएगा उसमें नुकीले औजार का होगा। उसके बाद आप देखेंगे साधारण कुल्हाड़ियाँ आएंगी और मनुष्य का विकास होगा। और जब साधारण कुल्हाड़ियाँ आएंगी तो ये बड़े बड़े जानवरों का शिकार करना शुरू कर देंगे। अब फिर उसी इमेज पे आइए, देखिए ये जो दूसरी इमेज आपको यहाँ पे दिख रही होगी, जो राइट हैंड पे इमेज आपको दिख रही है, ये आग को बचा के रखे हुए हैं। ये मंगोलायड हैं। ये मंगोलायड जो प्रजाति है आपको चाइना और जो सिक्किम, चाइना और साउथ कोरिया में जो पाई जाती है, जापान में मंगोलायड है। ये मंगोलायड जो प्रजाति है आप वहाँ पे एक इमेज उठाई गई है कि ये आग को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह आप उनके पीछे देख सकते हैं कि कुछ पेंटिंग बनी हुई है। उनके पीछे आप इस बॉक्स में देखिए तो कुछ पेंटिंग बनी हुई है। तो ये जब गुफाओं में रहते थे तो अपने टाइम को व्यतीत करने के लिए ये अक्सर कुछ पेंटिंग बनाया करते थे, जिससे उनका समय बीतता। क्योंकि उनके पास अब वो भोजन को अपने पास, जो अभी भी वो भोजन शिकार करके ही करते थे, लेकिन अभी भी वो भोजन कुछ रख लिया करते थे। रात्रों में आग को जला देते थे, उजाला होता था तो कुछ ना कुछ वे एक्टिविटी करते रहते थे अपनी गुफाओं पर। और उसी का जो आपको जो परिलक्षित होता है भीमबेटका में, आप देखते हैं वहाँ पे जो गुफाओं में चित्रकारी की गई है। तो यहाँ पे अगर इतनी चीज़ें समझ आ गई तो अब हम मध्य पाषाण काल की बात करते हैं कि जैसा कि आपको हमने बताया अभी तक कि जो मध्य पाषाण काल था ये पूरा पाषाण काल के बाद आया या और नव पाषाण काल के पहले आया, यानी कि बीच में एक संक्रमण काल होगा। किनके किनके बीच का जी हाँ दोस्तों, ये मध्य का एक संक्रमण काल होगा पूरा पाषाण और नव पाषाण काल के बीच का। अब देखेंगे इस समय तक आते आते जो जलवायु होगी, जो क्लाइमेट होगी, वो धीरे धीरे गर्म होनी शुरू हो जाएगी। और जब ये क्लाइमेट, जब वहाँ की जलवायु गर्म होगी तो वो उनके इसका परिणाम क्या होगा कि वो गुफाओं से बाहर निकलना शुरू करेंगे। दूसरी चीज, ये घटना और यहाँ पे महत्वपूर्ण घट गई है, जैसा कि हमने बताया कि इनके पास आग एक आ गई है। अग्नि के आ जाने की वजह से, अग्नि के होने के कारण इनके पास एक लाभ और हुआ कि ये बड़े बड़े जानवरों को, जो खतरनाक जानवर थे, उससे इस आग से उसे डरा सकते थे। दूसरी चीज, इसका यूज भोजन पकाने में करते थे। तीसरा, इसका यूज ये जो करते थे ये रात में उजाला करते थे, यानी अपने आप को कहीं ना कहीं आग ने इन्हें सेफ्टी दी, सुरक्षा दे दी। और जिसकी वजह से ये गुफाओं से निकलना, जो गुफा हुआ करते थे, डर की वजह से ये गुफाओं में रहते थे कि हम खुद शिकार करते हैं, कहीं शिकार ना हो जाए। तो जिसकी वजह से गुफाओं में रहते थे, वो डर इनकी खत्म हो गई। आग ने वो रोल बहुत बड़ा, यानी इसीलिए बोलते हैं कि आग का आविष्कार मानव जीवन में सबसे बड़ा आविष्कार है। कि मानव के जो जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आया है, जो मोमेंट, जो अनुभवों में जो सीखा है मनुष्य ने, उसमें बहुत बड़ा रोल आग का है। अगर आग ना होती तो मानव सभ्यता इस स्तर तक नहीं आती। ये बातें स्पष्ट यहाँ तक हो तो एक चीज और यहाँ पे देखिए, अगर आग आ गई है तो मनुष्य गुफाओं से बाहर निकलेगा। क्योंकि यहाँ पे एक चीज और हमने बताई कि जलवायु गर्म हो चुकी है, और जब जलवायु में टेम्परेचर बढ़ गया है तो जहाँ पर ठंडक की वजह से घास नहीं पनप पाई थी, जो पौधे नहीं बढ़ पाए थे, अब वहाँ पे घास आ जाएगी। घास आने से और आग के आने से मनुष्य धीरे धीरे आप देखेंगे तो पशुपालन की ओर अपना रुझान करेगा। पशुपालन की ओर रुझान करने की वजह से उसके पास एक तो पहली भी चीज ये आ गई कि शिकार पे कम आश्रित होना पड़ेगा, और दूसरी बात उसके पास जो कृषि जो हो गया वो भी वो करना शुरू करे, क्योंकि मौसम गर्म हो रहा है जलवायु गर्म होने की वजह से।
अब जब ये चीज़ मिली, अगर आप यहीं पे अगर हम बात कर लें कि जो पशुपालन और कृषि के साक्ष्य है, इसके जो सबसे पुराने, यहाँ से देखिए जो क्लास हमारी है, ये जो क्लास है यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब तक तो कहानी थी, कहानी में कहीं कहीं फैक्ट आपको मिल रहे थे जो आपके लिए महत्वपूर्ण थे, लेकिन अब फैक्टों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे महत्वपूर्ण है, यानी पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो 2 जगह से मिले हैं। कौन कौन सी 2 जगह है? एक स्थान है मध्य प्रदेश में जिसका नाम है आदमगढ़। मध्य प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम है आदमगढ़, और दूसरा स्थान है राजस्थान में। राजस्थान में यह स्थान है बागौर। राजस्थान में यह स्थान है बागौर। ये 2 स्थान पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हैं। इस काल में अगर देखा जाए तो ज्ञात जो प्राचीन स्थल है, खास करके देखा जाए जो प्राचीन स्थल, ये जो पशुपालन के साक्ष्य हैं, लेकिन अगर पशुपालन में इनके स्थलों की बात करें, जो प्राचीन स्थल हैं, इन प्राचीन स्थलों में आपने पढ़ा होगा कि प्रतापगढ़ में 2 स्थान बड़े मशहूर हैं, जिन्हें अध्ययन के लिए हम हमेशा एग्जाम्पल देते हैं। एक है सराय नाहर, और दूसरा है महदहा। ये दोनों स्थान उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अवस्थित है, जो इलाहाबाद से सटा हुआ जिला है। कभी आप वहाँ जा सकते हैं। दूसरी चीज, इस समय जो उपकरण होंगे ये अधिक धारदार होंगे, और एक महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पे है कि इस काल में जो मध्यकाल है, यहाँ पे चंद्राकार या अर्धचंद्राकार उपकरण बनने शुरू हो जाते हैं। तो आइए जितनी चीजें हमने देखी उनकी हम एक बार पीपीटी देख लेते हैं जल्दी से। देखिए मध्य पाषाण काल एक संक्रमण का काल था, और ये पूरा पाषाण और नव पाषाण काल के मध्य का काल था। जलवायु यहाँ पे गर्म हो गई थी, जिससे घास के मैदान भर गए और मनुष्य का झुकाव पशुपालन की ओर हुआ। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आपको 2 जगह से मिले हैं, एक आदमगढ़ एमपी से और दूसरा बागौर राजस्थान से। इस काल में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है, जो सबसे प्राचीनतम जो स्थान मिले हैं वो सराय नाहर और महदहा प्रतापगढ़ में मिला है। उपकरण हमने बताया कि यहाँ पे धारदार हो गए थे। अब यहाँ से कुछ अगर लोकेशन आपको हम दिखाएं तो आप उन लोकेशन को देखें, कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे आपको एक स्थान दिख रहा है बुर्जहूम। ये नव पाषाण काल का स्थान है, जो कि मध्य पाषाण काल तक तो हमने अपनी बात की, हमने आपसे बात की। पूरा पाषाण काल में हमने क्या किया, मध्य पाषाण काल की कुछ विशेषता। और मध्य पाषाण काल के लिए जो आपको महत्वपूर्ण जानना है, वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जानने हैं। यहीं पे हम पहले बता दें कि कौन कौन से पॉइंट हमें मध्य पाषाण काल में जानने हैं। नंबर 1, मध्य पाषाण काल में जो हमें जानना होगा कि गर्म जलवायु, गर्म यहीं पे हुई और पशुपालन यहीं से शुरू हुआ। और पशुपालन का जो शुरुआत हुई वो मध्य पाषाण काल में हुआ। और कहाँ पे हुआ, इसके जो एग्जाम्पल है 2 जगह हमने बताया था, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और बागौर में राजस्थान, ये 2 थे। उसके बाद हमने आपसे बात की इसके जो प्राचीनतम स्थल हैं, वो दूसरा जो फैक्ट था जो आपको जानना था वो था सराय नाहर और महदहा प्रतापगढ़ में। ये चीजें आपको मध्य पाषाण काल से जाननी थी। और एक महत्वपूर्ण और कि आग की खोज मध्य पाषाण काल की देन है। आग की खोज मध्य पाषाण काल की देन है। ये 3 चीज आप अपनी जबान पे रखें मध्य पाषाण काल की अगर चर्चा होती है तो। अगर आपको बात करें कि पूरा पाषाण काल में आपको क्या रखना है, पूरा पाषाण काल में आप भीमबेटका की पेंटिंग को याद कर सकते हैं। आप याद करते सकते हैं कि होमो सेपियंस का उद्भव इसी समय हुआ है। मनुष्य चित्रकारी करना और गुफाओं में रहना इसी काल में शुरू कर दिया था। और सोहन घाटी के अवशेष आप याद कर सकते हैं, बेलन घाटी को आप याद कर सकते हैं। ये चीज़ें थी पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में 3 चीज़ें हमने बताई कि पशुपालन की शुरुआत, और पशुपालन के साथ साथ और यहाँ पे जो स्थान है पशुपालन के, आदमगढ़ और बागौर, मध्य प्रदेश में एक आदमगढ़ है और बागौर में राजस्थान है। उसके बाद सबसे प्राचीनतम स्थल सराय नाहर और महदहा दोनों प्रतापगढ़ में है। इतनी चीज़ें और आग की खोज, इतनी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण थी आज के लेक्चर में अभी तक। अब इस लेक्चर में हम चलेंगे नव पाषाण काल की ओर। हमने अपने अध्ययन में शुरुआत में आपको बताया कि पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब देखिए नव पाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण स्थल आपको हम दिखाते हैं। एक स्थल है बुर्जहूम, यह है जम्मू कश्मीर में। केवल आप यहाँ से नाम मैचिंग कर लीजिएगा, इतने ही प्रश्न यहाँ से आएंगे। दूसरा जो स्थान है मेहरगढ़, ये है पाकिस्तान में। तीसरा महत्वपूर्ण स्थान है कोल्डीहवा, ये है आपके इलाहाबाद में या उत्तर प्रदेश में। चौथा स्थान आपको दिख रहा है चिरांद, ये है बिहार में। 5वां आपको स्थान दिख रहा है पय्यमपल्ली, हमने जो बताया था यह मद्रास के पास है और वर्तमान राज्य तमिलनाडु में है।
और इसके बाद अगर आप देखें तो आपको दौजली हेडिंग नाम का एक स्थान है जो पूर्वोत्तर भारत में है, असम के और जो त्रिपुरा और मिजोरम है उसके बॉर्डर के पास ही अवस्थित है। यानी इसमें से अगर कोई मिल जाता है उसे सामान्यतः यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर भारत करके ही ये पूछा जाएगा। यहाँ तक चीज़ें अगर स्पष्ट हो तो ये आपको लोकेशन यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी कि कौन कौन सी लोकेशन कहाँ पे अवस्थित है। एक बार और बता दें कि बुर्ज होम जम्मू कश्मीर, मेहरगढ़ पाकिस्तान, पय्यमपल्ली तमिलनाडु, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, चिराग बिहार और दाऊजली हेडिंग ये आपका पूर्वोत्तर भारत है। इतनी चीज़ें अगर स्पष्ट तो यहाँ से हम आगे चलें। जी हाँ बिल्कुल, हमें अब आगे चलना है। आपको हम हथियार दिखाते हैं यहाँ से कुछ, आप नवपाषाण काल के कुछ हथियार देख लें कि जो डेवलपमेंट हुआ नवपाषाण काल में। देखिए ये कटाई वाले यंत्र यानी हंसिया का विकास हो गया, चाकू कुछ इस तरह से हो गई और साथ ही वो इनका जो योगदान जो झुकाव था वो कृषि की और पशुपालन की ओर होने से वो उसे स्टोर करने के लिए कुछ इस तरह से मटकी और यंत्र बनाने लगे कि हमारा जो अनाज होगा उसे हम कहाँ इकट्ठा करेंगे, और जो अनाज को काटने के लिए ये हंसिया का निर्माण करना शुरू कर दिए थे। यही फेज था। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो तकनीकी विकास हुआ इस क्षेत्र में वो हथियारों में मुख्यतः हुआ और कुछ खोज हुई जो उनके जीवन में रोचक योगदान लाई। इसके बाद अगर हम देखें तो आपको नवपाषाण काल की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में आपसे हम बात कर लें, वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं नवपाषाण काल की। आपको नवपाषाण काल कुछ लोकेशन हमने दिखाई। अगर आप देखें नवपाषाण काल में तो ये एक परिवर्तन काल रहा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे परिवर्तन होते रहे, चाहे वो कृषि से झुकाव की ओर हो, चाहे वो किसी चीज़ की रिसर्च डेवलपमेंट में, अनुभव में। विशेष कर कई संस्कृतियाँ, कई कल्चर स्टार्ट होते हैं। अगर आप देखेंगे तो पश्चिमी एशिया जो हिस्सा है, जहाँ पर आप देखेंगे भारत के पश्चिम में पाकिस्तान के आगे जो पुराना भारत है उसके आगे जाएंगे सऊदी अरब, ये जो आपके पश्चिम एशिया वाले क्षेत्र हैं, आप ईरान इराक ये सब क्षेत्र में देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी संस्कृतियाँ डेवलप हुई। जैसे आप देखेंगे दजला फरात, सुमेरियन और मिस्र, ये सब इसी क्षेत्र में आते हैं और यहाँ पे बहुत सारी संस्कृतियों का डेवलपमेंट शुरू हो गया था यहाँ पे नवपाषाण काल आते आते। अब देखिए यहीं पे एक चीज़ और आप देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो कृषि के पुरातनतम साक्ष्य हैं, जो कृषि के सबसे पुरातनतम साक्ष्य हैं वो मिले हैं मेहरगढ़ से। लोकेशन आपको हमने चर्चा करा दी है, जो मेहरगढ़ आपको दिख रहा है यहाँ से कृषि के सबसे पुरातनतम प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और किसके साक्ष्य मिले हैं? गेहूँ और जौ के। गेहूँ और जौ ये भारत की ही देन हुई है। साथ ही साथ चावल को भी भारत और जो आपकी दक्षिण एशिया है उसी की देन मानी जाती है। तो आप देखिए कि जो मेहरगढ़ है ये प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वाला इलाका है, क्षेत्र है। अगर आप देखें तो दूसरी चीज, अगर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य आपको मिले तो यहाँ पे आप सतर्क हो जाइएगा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कभी भी। जब तक जो पूछा गया है उसमें उत्तर दूसरा था, अब जो पूछा जाएगा उसमें उत्तर दूसरा होगा। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य हमने पढ़ा है अब तक कोल्डिहवा इलाहाबाद से मिला है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, लेकिन अब ये बदल चुका है। अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले एक खोज हुई, कहाँ पर? संत कबीर नगर में। संत कबीर नगर में एक खोज हुई, कहाँ पे, किस स्थान पर? उस स्थान का नाम है लहुरा देवा। लहुरा देवा जो वहाँ के जो खलीलाबाद जो वहाँ का हेडक्वार्टर है वहाँ से 5-7 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में है, वहाँ पर एक खोज हुई। लहुरा देवा एक स्थान पर उत्खनन किया गया जहाँ पर चावल की भूसी पाई गई है। चावल की भूसी पाई गई है जो अब तक प्राप्त चावल के सबसे पुराने साक्ष्य हैं। ये बताता है कि चावल का सबसे पुराना साक्ष्य है। ऐसे प्रश्न में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो हम सबसे पहले जो ऑप्शन खोजेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन ही प्रश्न आएंगे चावल में, सबसे पहले हम लहुरा देवा खोजेंगे। अगर लहुरा देवा ऑप्शन में नहीं है तो उसके बाद हम चावल के साक्ष्य में कोल्डिहवा खोजेंगे। इन दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। और जहाँ तक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बन रही है कि पुराने प्रश्न अगर आयोग उठा कर दे देता है, उसमें करेक्शन नहीं करता तो कोल्डिहवा होगा, लेकिन अगर करेक्शन करके देता है, अपडेट करके देता है तो वहाँ पे लहुरा देवा अपडेट कर देगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए आगे कृषि और पशुपालन के जो साक्ष्य यहाँ पे मिलने शुरू हुए, उससे कई चीज़ों, एक सभ्यता, एक संस्कृति का यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। लोगों में कुछ
एक साथ जुटने की भावना आई। तो जब ऐसी भावना आई तो वो धीरे धीरे कहाँ पे, मकानों में रहना शुरू कर दिए, मकानों में, गर्तों में। तो आप इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे कहाँ पे, बुर्ज होम में। इस चीज़ का आप उदाहरण देखेंगे बुर्ज होम में। बुर्ज होम में गड्ढे वाले मकान बनाकर लोग रहते थे, गड्ढे वाले मकान बनाकर लोग रहते थे। अगर यहाँ पर देखें तो ये बुर्ज होम ही ऐसा स्थान है जहाँ पर जो लाश को दफनाने के साथ उनके साथ कुत्तों को भी दफनाया गया है। यानी एक चीज़ यहाँ पे डिसाइड होता है क्या, कि अगर कुत्ते को दफन किया गया है तो कहीं ना कहीं ये पशु को पालते थे और उनका प्रेम हुआ करता था। पशु में खास करके जो कुत्ता था ये उनके शिकार में बहुत बड़ा योगदान देता था, उनके शिकार में योगदान, उनके शिकार को पकड़ने में, मारने में सहायता करता था। क्योंकि आपको पता है कुत्ते बड़े वफादार होते हैं और वही वफादारी हमारे जो डेवलपमेंट है, जो हमारा फेज है, जो विकास का, मनुष्य के विकास का दौर है, तभी से ये हमारे साथ है और आज भी ही है। तो कुछ 9 पहाड़िक स्थल हमने आपको दिखाए जिनके बारे में आपको हमने बताया कि हमने आपको और कुछ जो छूटे हुए हैं उनके भी आपको हम बता दें कि इसी संत कवि, इसी उत्तर प्रदेश में ही एक स्थान छूटा हुआ है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम हमने लहुरा देवा बताया। उत्तर प्रदेश में एक स्थान और छूटा हुआ है जिसका नाम है चौपानी मांडो। चौपानी, ये यूपी स्पेशल वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। चौपानी मांडो, कोल्डिहवा, चौपानी मांडो, लहुरा देवा, ये उत्तर प्रदेश के स्थान है। आंध्र प्रदेश में एक स्थान जो इस मैप में नहीं है और वह स्थान था उनैतूर। आंध्र प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम है उत्तनूर। उत्तनूर एक स्थान है। आपको हमने बताया, मेहरगढ़ बताया, पोचमपल्ली बताई हमने, मेहरगढ़, पोचमपल्ली, बुर्ज होम बताया, चिरांद बताया हमने और कोल्डिहवा, चौपानी मांडो और लहुरा देवा बताया। तो ये चीज़ें थी आपकी 9 पाषाण काल के बारे में। तो आइए इसकी हम पीडीएफ देख लेते हैं। देखिए ये 9 पाषाण काल में लिखा हुआ है कि परिवर्तन का काल था और ये कई संस्कृतियों के प्रारंभ होने में, खासकर पश्चिम एशिया में। दूसरी चीज, मेहरगढ़ में कई विशेषताएं थी कि प्राचीनतम 9 पाषाण स्थल है और कृषि का स्पष्ट पहला प्रमाण यहीं से मिलता है। लहुरा देवा संत कबीर नगर में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं और जो ये सबसे प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य जो कोल्डिहवा इलाहाबाद से मिला था उस रिकॉर्ड को ये तोड़ता है। और देखेंगे जो बुर्ज होम था ये गड्ढे वाले मकानों में रहते थे और लाश को के साथ कुत्ते को दफनाया के अवशेष यहाँ से मिले हुए हैं। कुछ महत्वपूर्ण स्थल जो हमने आपको दिखाया, चिरांद बिहार, बुर्ज होम कश्मीर में और कोल्डिहवा, चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में हमने दिखाया और उसके बाद उनैतूर आंध्र प्रदेश में, उसके बाद अन्य में अगर पोचमपल्ली तमिलनाडु और मेहरगढ़ हमने दिखाया आपको कहाँ पे, पाकिस्तान में। इसके अन्य अगर स्थानों को अगर हम देखें तो आपने सोहन घाटी देखी होगी, आपको बेलन घाटी दिखाई गई है। तो ये चीज़ें कुछ जो लोकेशन थी इन्हें आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में लेके आएंगे हम आपके साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करेंगे। आप देखिए जो ये वीडियो था, इस वीडियो में केवल 7-8 फैक्ट ही महत्वपूर्ण थे, सब कुछ महत्वपूर्ण नहीं था। सब कुछ पढ़ने को सबकी कोशिश मत कीजिएगा। ये केवल एक विकास का दौर था, केवल समझाने के लिए इतनी लंबी वीडियो खींची गई है। देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण था उसमें आपको बता दें कि जो पूरा पाषाण काल था उसमें जो हथियार थे, चापर था, चॉपलिंग था, हैंड एक्स थे, इनको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपको अन्य चीज़ें अगर हम बताएं तो दूसरी जो चीज़ थी आप देखें जो डेवलपमेंट में जब आए हम, जो उसके विकास में आए तो उसके विकास में आग की खोज, जो पूरा पाषाण काल को छोड़ने के बाद जो आप पहुँचे जो उच्च पूरा पाषाण काल में, तो आप देखेंगे वहाँ पे होमो सेपियंस का डेवलपमेंट हो चुका था। होमो सेपियंस हमारे पास आ चुके थे। होमो सेपियंस, बेलन घाटी यहीं पे मिलती है, भीमबेटका गुफाएं यहाँ पे मिलती हैं। ये चीज़ें वहाँ पे महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें मध्य पाषाण काल में हमने बताया था कि ये जलवायु गर्म हो गई थी और वहाँ पे घास के मैदान आ गए थे, जिससे वहाँ पे पशुपालन शुरू हो गया था। मनुष्य का जो काम पशुपालन की हुआ था और उसमें आजमगढ़ और बागौर 2 लोकेशन हमने बताए थे जहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। उसके बाद इस काल में सबसे प्राचीन स्थल हमने बताया था आपको, सराय नाहर और महदहा प्रतापगढ़ में एक लोकेशन थी, हमने बताया जो उत्तर प्रदेश में है। इतनी चीज़ें आपको हमने पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल के बारे में बताई जो महत्वपूर्ण थी। और नव पाषाण काल में आपके जो महत्वपूर्ण है वो हमने आपको एक मैप दिखाया था, आपको फिर से वो दिखाते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप मैचिंग पे एक प्रश्न उम्मीद कर सकते हैं, पूछा जा सकता है। देखिए कौन सी था वो, आपको हम मैप में ले चलते हैं। ये था, देखिए इसमें आपको जानना जरूरी है
बुरझोम जम्मू कश्मीर, मेहरगढ़ पाकिस्तान, पय्यमपल्ली तमिलनाडु, मद्रास, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश, चिरांग बिहार और ये दो जाली हेडिंग जो है ये पूर्वोत्तर भारत। उसके इतर अगर आपको जानते हैं तो चौपानी मांडो जान लीजिए उत्तर प्रदेश में, लहुरा देवा जान लीजिए उत्तर प्रदेश में है। और इतना ही आज की वीडियो में महत्वपूर्ण था जो हमने आपको समरी में बताई। तो रुकेंगे आज हम अपने इस वीडियो में यहीं पे, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर बेल आइकन को नहीं दबाया है तो प्रेस कर लीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को फैलाइए। और अगली वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए रमेश चंद्र का प्रणाम स्वीकार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।